Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्या स्थली वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8th का सीबीएसई एनसीईआरटी हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड का 5th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले इस थर्ड चैप्टर हिस्ट्री के रूलिंग द कंट्री साइड के हम 4 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने परमानेंट सेटलमेंट महलवारी सेटलमेंट की भी बात की है। और इसके पिछले वीडियो लेक्चर हमने मुंडो सिस्टम का इंट्रोडक्शन भी देखा था और हमने मुंडो सिस्टम के बारे में पढ़ा था। और आज के इस वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं मुंडो सिस्टम का फेलियर और यूरोप के लिए किस तरह से क्रॉप्स उगाने की शुरुआत की ब्रिटिशर्स ने, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया इंडियन फार्मर्स और पीजेंट्स को कि वो क्या उगाएं, क्रॉप्स उगाएं, कहाँ ले जाई जा सकें, यूरोप में ले जाई जा सकें और यूरोप के डिमांड्स को पूरी कर ली जाए। तो चलिए हम बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही अमेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के समय की वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं मुंडो सिस्टम के प्रॉब्लम्स को। पिछले चैप्टर में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मुंडो सिस्टम के प्रॉब्लम्स को देखा था। हमने पढ़ा था कि मुंडो सिस्टम क्या है, इंट्रोडक्शन देखा था और हम बात कर चुके थे इसके प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। यानी परमानेंट सेटलमेंट की बात की, फेलियर हो गया, महलवारी सेटलमेंट की बात की, फेलियर हो गया, और अब हम आए हैं किस पे, मुंडो सिस्टम पे। तो मुंडो सिस्टम में क्या गलत हुआ, मुंडो सिस्टम में गड़बड़ियां किस प्रकार थी और फेल क्यों हो गया, उसका पर्पस क्या था, इन सब की बात हम कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, मुंडो सिस्टम की शुरुआत ही क्या हुई है, इस वजह से कि मुंडो सिस्टम चाहता था, मैंने मुंडो सिस्टम जो बनाया गया है, अलेक्जेंडर रीड ने जो बनाया था और फिर इसको थॉमस मुंडो ने डेवलप किया था इस सिस्टम को। तो उन्होंने कहा था कि ये जो सिस्टम है इसका मेन मकसद है लैंड से इनकम इंक्रीज करना। दे वांटेड टू इंक्रीज इनकम फ्रॉम द लैंड, सो दे इंट्रोड्यूस मुंडो सिस्टम। मुंडो सिस्टम क्यों लाया गया, क्योंकि जमीन से, लैंड से ज्यादा इनकम, ज्यादा पैसा कमाना था, इसलिए कौन सा सिस्टम लाया गया, मुंडो सिस्टम लाया गया। पर क्या जमीन से ज्यादा पैसा कमा पाए, नहीं, क्योंकि ये सिस्टम क्या हो गया, फेल हो गया। मुंडो सिस्टम वाज प्रूव टू बी फेलियर, यस इट वाज प्रूव टू बी अ फेलियर। मुंडो सिस्टम भी फेल होगा, किसकी तरह, परमानेंट सेटलमेंट की तरह और साथ ही साथ महलवारी सेटलमेंट की तरह। उन दोनों सिस्टम की तरह ये क्या हो गया, पूरी तरह से फेल हो गया मुंडो सिस्टम भी। मुंडो सिस्टम की उसका ऑब्जेक्टिव था, उसका मकसद क्या था, इट वाज इम्पोज्ड, लागू किया गया था। क्यों, इट वाज इम्पोज्ड टू इंक्रीज इनकम फ्रॉम लैंड, लैंड से इनकम बढ़ाने के लिए इसको लागू किया गया था। लेकिन उल्टा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डिमांड कर दिया रेवेन्यू बहुत हाई। जी हाँ, बट रेवेन्यू डिमांड वाज वेरी हाई। जो भी रेवेन्यू लैंड से होता, मांगा जाता, पीजेंट से बहुत हाई था। तो पीजेंट जितना भी उगाता वो किसको दे देता, रेवेन्यू के रूप में ब्रिटिशर को दे देता। तो लैंड से इनकम जनरेट होती क्या एक्स्ट्रा, नहीं, जो होती भी तो उसको रेवेन्यू के फॉर्म में कौन ले जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स लेकर जा रहे हैं। तो क्या होगा, इंप्रूवमेंट हो पाएगा लैंड का, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इनकम बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सारा पैसा कहाँ खर्च हो जा रहा है, रेवेन्यू में खर्च हो जा रहा है। तो इसी वजह से मुंडो सिस्टम क्या हो गया, फेल हो गया। और जो मकसद था मुंडो सिस्टम का, जिस मकसद के लिए, जिस चीज के लिए इसे लागू किया गया था, वो साबित नहीं हो पाया। Hence its purpose didn't solve। और उसकी परेशानी जो थी मुंडो सिस्टम की कि लैंड को बढ़ाना है, बाकी चीजों की परेशानियां वो सॉल्व नहीं हो पाई। यानी जो काम परमानेंट सेटलमेंट अधूरा छोड़ गया, वही काम महलवारी सेटलमेंट भी आधा छोड़ गया और साथ ही साथ मुंडो सिस्टम भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो हमें पढ़ने से पता चला, इन तीनों सिस्टम को पढ़ने के बाद हमें पता ये चला है कि परमानेंट सेटलमेंट फेल हुआ, इसलिए महलवारी सेटलमेंट आया। महलवारी सेटलमेंट भी फेल, परमानेंट सेटलमेंट भी फेल, और नया सिस्टम जो आया मुंडो सिस्टम, वो भी क्या हो गया, फेल ही साबित हुआ। क्योंकि इन सब में एक बात कॉमन ये थी कि डिमांड जो होती थी रेवेन्यू की बहुत हाई होती थी, बहुत ज्यादा रेवेन्यू पैसा मांगते थे कौन लोग, ब्रिटिशर्स। किससे, इंडियन से, बहुत जबरदस्ती इंडियंस को फोर्स करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे। साथ ही साथ रियोर्स, कल्टिवेटर, उनको भी फोर्स करते, उनके ऊपर भी अत्याचार करते कि वो लोग क्या करें, रेवेन्यू ज्यादा दे। और इसी ज्यादा रेवेन्यू देने की वजह से लैंड से ना इनकम एक्स्ट्रा आ रही थी, ना लैंड का इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से सारे सिस्टम एक के बाद एक, परमानेंट, महलवारी, मुंडो, सबके सब क्या साबित हुए, फेलियर साबित हुए। तो ये हमने बात कर ली मुंडो सिस्टम के फेलियर की। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे नए सिस्टम की। इसके पहले हमने जितने सिस्टम पढ़ लिए हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि ब्रिटिशर जो है यूरोप के लिए क्रॉप्स उगाने की शुरुआत कैसे कर रहे हैं और इंडियंस को कैसे फोर्स कर रहे हैं कि हम क्रॉप्स किसके लिए उगाएं, यूरोप के लिए उगाएं। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप। सो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो ब्रिटिशर्स वर वेरी क्लेवर। जैसा कि हम जानते हैं ब्रिटिशर बहुत होशियार थे, यानी उन्हें बहुत दिमाग था, वो बहुत अच्छे तरीके से रूल करना चाहते थे, दूसरों को गुलाम बनाना, उनसे अपना काम निकालना, ये बहुत अच्छे तरीके से आता था किसको, ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स को लगा, ब्रिटिशर्स शुरू से बहुत सालों से, यानी कई सालों से इंडियन से टैक्स वसूल करते आ रहे थे,
तो उन्हें ये बात रियलाइज हो गई कि हम इंडियन से ना सिर्फ टैक्स वसूल कर सकते हैं, कितना टैक्स वसूलेंगे, इतना टैक्स वसूल कर रहे हैं, लेकिन टैक्स का तो एक और फायदा कमा सकते हैं, यानी इंडियंस को फोर्स कर सकते हैं कि हमारे लिए फसल भी उगा, वो फसल हुआ जो हम अपने देश लेकर जाए, यूरोप में लेकर जाए और उधर बेचे और उधर भी प्रॉफिट कमाए, यहाँ से टैक्स कमाए और उनकी उगाई हुई क्रॉप्स को लेकर जाए यूरोप और उधर प्रॉफिट कमाए। तो ब्रिटिशर्स ने दो जगह से प्रॉफिट कमाने का रास्ता सोच लिया था। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम इंडियन से पैसा तो वसूल कर ही सकते हैं, उनसे रेवेन्यू तो ले ही लेंगे टैक्स किसी भी हाल में, और साथ ही साथ हमको क्या मजबूर कर सकती है, वो हमारे लिए वो क्रॉप उगाए जो हमें कहाँ चाहिए, यूरोप में चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको अगर पता हो, फिर नहीं पता हो फिर भी मैं आपको बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह से यूरोप में एग्रीकल्चर है और जिस तरह से इंडिया एशिया में एग्रीकल्चर है, उस तरह से दोनों का एग्रीकल्चर में बहुत डिफरेंस है। हमारे का एग्रीकल्चर में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि हमारे की सॉइल फर्टाइल है, हमारे यहाँ क्लाइमेट बहुत ही सुटेबल और अच्छा है। जबकि यूरोप में जो भी क्लाइमेट और वहाँ का एग्रीकल्चर माहौल जो है वो क्रॉप्स के लिए बेस्ट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गेहूं उगाते हैं, वीट, तो वो हमारे सॉइल में बहुत अच्छा उगेगा, जबकि वही उनके क्रॉप में, उनके वहाँ पे जो गेहूं उगाया जाएगा वो बहुत ही लो क्वालिटी का, हमारे इंडियन के क्वालिटी से लो होगा। जैसे यूरोप में बहुत ही लो क्वालिटी का कॉटन उगता है, जबकि इंडिया में बेस्ट क्वालिटी का कॉटन उगता है। यूरोप में सिल्क बहुत कम उगता है, जबकि इंडिया का सिल्क बहुत ही बेस्ट उगता है। यूरोप में इंडिगो खराब उगता है, जबकि इंडिया में इंडिगो बहुत अच्छा उगता है। इंडिगो मतलब नील, नील की खेती होती है, जो हम नील देखते हैं इसे कपड़ों में रंगने के लिए आता है, उजाला, चार बूंद वाला, हाँ, तो वही इंडिगो क्या होता है, उगाया जाता है, उसे नील कहते हैं इंडिगो, उसकी भी खेती होती है। और इंडिगो यूरोप में उगाया जाता है, इंडिया में भी। तो यूरोप में जो उगाया जाता था वो क्या होता था पहले, बहुत ही उसका कलर थोड़ा डार्क नहीं, मतलब फेड होता था, खराब कलर आता था नीला, जबकि इंडिया के इंडिगो का कलर बहुत ही डार्क नेवी ब्लू आता था, एकदम शाइनी, तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो यूरोप वाले इंडियन सामान का बहुत पैसा देते थे कि इंडिया का सामान आया तो बहुत ही अच्छा इंपोर्टेड होगा, बहुत ही बेस्ट होगा, उसके पैसे देते थे वो लोग। और आज इंडियंस क्या करते हैं, यूरोप से सामान मंगवाते हैं, है ना, वो उसको इंपोर्टेड बोलते हैं। जबकि पुराने समय में क्या होता था, इंडिया से सामान बाहर जाता था, कि बाहर के लोग इंडिया के सामान के लिए बहुत ज्यादा क्या करते थे, लाइकली एगर होते थे कि उन्हें चाहिए ही इंडिया का सामान। चलिए यही हम बात करते हैं। ब्रिटिशर्स रियलाइज दैट कंट्री साइड मतलब विलेजेस यानी गांव खेड़े जो इलाके हैं कुड नॉट यील्ड ओनली रेवेन्यू। उनका मानना था, ब्रिटिशर्स को यह एहसास हुआ कि इंडिया के जो विलेज वाले एरिया है वो सिर्फ हमें टैक्स रेवेन्यू नहीं देंगे, वो हमें और भी चीजें दे सकते हैं। उन्हें रियलाइज हुआ वो सिर्फ टैक्स देने के लिए नहीं बने हैं, बट कुड ऑल्सो ग्रो क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड। बाकी गांव के लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ टैक्स तो देंगे ही देंगे, लेकिन उसके अलावा हमारे लिए क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, तो हमारे लिए क्रॉप्स उगा सकते हैं, जो हम कहाँ लेकर जाएंगे, यूरोप, जो यूरोप में जिसकी सख्त आवश्यकता है। जैसे मैंने बता दिया आपको, इंडिगो हो गया, है ना, वीट वगैरह, कॉटन, सिल्क वगैरह, इन सब की बात हमने की। तीसरी बात, हेंस ब्रिटिशर ट्राइड बेस्ट टू एक्सपैंड कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रेवेन्यू तो लिया, साथ ही साथ उन्होंने इंडिया में खेती, क्रॉप्स, कल्टीवेशन, किस चीज का, इंडिगो का और ओपियम का। इंडिगो तो मैंने बता दिया आपको नील होता है, ओपियम जो होता है ये क्या होती है, अफीम, एक तरह का ड्रग्स है, जिससे ड्रग्स बनते हैं, दवाइयों में, मेडिसिन में काम आता है, नशे की दवाइयां बनाने में काम आता है, और हेल्थ रिलेटेड मेडिसिन यानी बीमारी को ठीक करने के लिए जो दवाइयां बनती हैं वो भी ओपियम से बनती है। ओपियम का मतलब क्या होता है, अफीम होता है, और इंडिगो का मतलब नील होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ब्रिटिशर्स ने ओपियम और इंडिगो का कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा क्या किया है, अपना हार्डवर्क किया है। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू एक्सपैंड द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की, पूरी कोशिश की कि वो क्या करे, ओपियम और इंडिगो की खेती इंडिया में बढ़ा पाए, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, प्रॉफिट मिले, ताकि यहाँ पर उगाएं और ले जाए कहाँ, अपने देश और बेचें और खूब सारा क्या कमाए, प्रॉफिट कमाए। ये इंडिगो उगाने का खास बात हम आपको बता देते हैं, इंडिया में क्यों उगाना था उनको ज्यादा। इंडिगो एक ऐसी फसल है जिसको आपने एक बार इंडिगो खेत में लगाया तो क्या करता है, खेत को पूरा खराब कर देता है। यानी एक बार आपने इंडिगो उगा लिया तो उसके बाद आप उसमें वीट, राइस वगैरह नहीं उगा पाएंगे, फर्टिलिटी पूरी खराब कर देता है। अगर ब्रिटिशर्स इंडिगो अपने यहाँ उगाते यूरोप में, तो किसके खेत खराब होते हैं, यूरोप वालों के, उनके खेत खराब होते हैं। अब ब्रिटिशर देखो कितने होशियार है, अपने यहाँ नहीं उगा रहे हैं क्योंकि उनके खेत खराब हो जाएंगे, इसलिए वो कहाँ उगाने लगा रहे हैं, इंडिया में, ताकि किसकी खेत खराब हो, इंडिया की खेत खराब हो। ब्रिटिशर्स इंडियन को फोर्स करते थे। इवन ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स पीजन को कंपलसरी कर दिया कि आपको इंडिगो उगाना ही पड़ेगा। अब क्या होगा, देखिए कंट्रोल करने का दिमाग देखिए ब्रिटिशर्स का, कैसे उन्होंने कंट्रोल किया इंडियंस को। उन्होंने एक किसान को लिया, उसको बोल दिया कि आपको सिर्फ क्या उगाना है, इंडिगो। अब वो किसान मान लीजिए इस साल इंडिगो उगा लेता है, तो क्या होगा, इंडिगो नील खाते तो है नहीं, वो कपड़े के काम आता रंगने के, और इंडियन इतना भी कपड़ा नहीं पहनते इतना ज्यादा, क्योंकि वो रंगने का काम है, ढेर सारा घर पे खूब रंगे उसको। तो क्या करते हैं, इंडिगो बेचना पड़ता था। खरीदेगा कौन, ब्रिटिशर्स। अब इंडिगो जाएगा कहाँ, यूरोप में, है ना। अब वो इंडिगो उगाएगा किसान, तो किसान ने इंडिगो उगाया तो उसके पास खाने के लिए राइस, वीट, ये सब मिला क्या, नहीं मिला। तो खाना भी कौन देगा उसको, ब्रिटिशर्स। यानी ब्रिटिशर फिर डबल फोर्स करने लग गए, हम खाना नहीं देंगे नहीं तो इंडिगो उगाओ।
एक साल आपने इंडिगो उगा लिया तो अगले 2-3 साल के लिए आपने खेत खराब कर लिया, तो 2-3 साल न चाहते हुए मजबूरी में क्या उगाना पड़ेगा, इंडिगो उगाना ही पड़ेगा। अब इंडिगो उगाओगे तो खाने के लिए व्हीट और राइस कहां से आएगा, कौन देगा, ब्रिटिशर। तो ब्रिटिशर्स के पैर पकड़ लेते कि हमें खाना दे दो, हम इंडिगो उगाते हैं। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से कंट्रोल में ला लिया, इंडियंस को कब्जे में कर लिया। यानी इंडिगो उगा के किसान को भी कंट्रोल में किया, फायदा ही कमा लिया, इंडियन से खेत भी खराब कर लिए, अपने यूरोप के खेत भी बचा लिए और ऐसा सामान उगा लिया जो यूरोप में जाके बेच के खूब पैसा भी कमा ले। तो ये ब्रिटिशर्स का माइंड गेम था इंडियंस के साथ। और दे ऑल्सो फोर्स टू ग्रो क्रॉप्स लाइक जूट, टी, शुगर कैन, वीट, कॉटन, राइस एक्सेट्रा। उन्होंने इंडियंस को इसलिए भी फोर्स किया कि और भी कुछ क्रॉप्स को, ओपियम और इंडिगो के अलावा इस तरह की क्रॉप भी, जूट को उधर बंगाल में, टी असम में, शुगर कैन उत्तर प्रदेश में, वीट, कॉटन, ये सब उगाने के लिए फोर्स किया इंडियंस को कि ये क्रॉप्स भी उगाओ ताकि उनको हम कहाँ लेकर जाए, यूरोप में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। सो स्टूडेंट्स, अब हमें बात करनी है इंडिगो क्रॉप की। जी हाँ, कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिगो क्रॉप को एक हथियार बना के, एक मेथड, एक वेपन बनाया इंडियंस के खिलाफ इस्तेमाल करने का। इंडिगो एक ऐसा कॉमन पॉइंट था जिससे क्या कर सकते ब्रिटिशर्स, प्रॉफिट कमा सकते थे, इंडियंस को कंट्रोल में रख सकते थे, इंडिया के लैंड को खराब कर सकते थे, अपने यूरोप के लैंड को बचा सकते थे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। तो इतनी सारी बातें कर ली ब्रिटिशर्स ने सिर्फ एक ही चीज करके, क्या, इंडिगो उगवा के। तो इस इंडिगो में क्या प्रॉब्लम थी, किस तरह से, पूरा हमने थोड़ा सा शॉर्ट में डिटेल में डिस्कस किया। अभी हम इसको और ज्यादा डिटेल में, है ना, डिस्कस कर लेते हैं कैसे इंडिगो को एक हथियार बनाया ब्रिटिशर्स ने। देखिए, इंडिगो क्या है, एक ऐसी क्रॉप है जो फसल को क्या करता है, खराब करता है ना। इंडिगो क्या करता है, इट डिक्रीजेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्या करता है, डिक्रीजेस करता है फर्टिलिटी, किसकी फर्टिलिटी, सॉइल की। जी हाँ, ये सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर देता है कौन, इंडिगो। इंडिगो डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ब्रिटिशर्स अगर इंडिया में इंडिगो उगाएगा तो किसकी फसल खराब होगी, इंडिया की। अब इंडिया की फसल खराब होगी तो फायदा किसको है, ब्रिटिशर्स को, नुकसान किसका है, इंडियंस का। तो ये ब्रिटिशर्स का दिमाग देखिए। अब इंडिगो होता क्या है, कैसे उगाया जाता है, आपको इंडिगो बताते हैं। इंडिगो का पेड़ कैसा लगता है, आपको डायग्रामेटिक समझा देते हैं। कुछ ऐसा, उसमें पेड़ में से दाने लगते हैं गेहूं जैसे। आपने कॉफी बीन्स देखे होंगे, कॉफी बीन्स कैसे होते हैं, ब्राउनिश कलर के मोटे गेहूं जैसे होते हैं, बिल्कुल है ना। तो उसी तरह से इंडिगो के ऐसे बीन्स लगते हैं पेड़ में। फिर क्या होता है, इस बीन को अलग कर लिया जाता है, इस जो दाने हैं इसमें सीड्स, इसको अलग किया जाता है और इन दानों को गर्म पानी में उबाला जाता है। इनको कई समय तक उबाला जाता है, उबालने के बाद इसे छाना जाता है और उस पानी को जैसे जैसे छानते जाते हैं एक विस्कस गाढ़ा लिक्विड हमें मिलता है। उसी गाढ़े लिक्विड को हम क्या कहते हैं, नील कहते हैं। उसी गाढ़े लिक्विड को बाद में सुखा के पाउडर फॉर्म में बना लिया जाता है ना, पाउडर फॉर्म में। जैसे आपने गुड़ देखा, बिल्कुल गन्ने से गुड़ बनाने का, गन्ने को पीस के उसमें से क्या निकालते हैं, रस। फिर रस को कढ़ाई में गर्म करते हैं, फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है। जैसे आपने शक्कर की चाशनी देखी होगी, चाशनी को गाढ़ा करो तो एकदम ब्राउनिश कलर का गुड़ जैसा आ जाता है, बिल्कुल है ना। तो गुड़ जैसा होता है, फिर उसको ऐसा बांध दिया जाता है सॉलिड फॉर्म में, नील को, और फिर उसको क्या करते हैं, सुखा लेते हैं। सूख जाता है तो फिर फोड़ने पे पाउडर फॉर्म बन जाता है। फिर उसको पानी में घोल लो तो पूरा कलरफुल हो जाता है। तो इंडिगो क्या है, एक डाई है। तो आप समझ लीजिए इंडिगो क्या है, इंडिगो एक डाई है। डाई है मतलब क्या होता है, कलर। डाई मीन्स क्या होता है, कलर। इंडिगो क्या है, एक DYE डाई है। डाई का मतलब क्या होता है, कलर। तो आज के समय में तो हम केमिकल वाले डाई इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसे सिंथेटिक डाई बोलते हैं, सिंथेटिक कलर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन उस समय में उस तरह के सिंथेटिक डाई बने नहीं थे, केमिकल्स वाला चीज बना नहीं था, तो नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो इंडिया का जो इंडिगो था वो बेस्ट था, यानी इंडियन इंडिगो वॉज बेस्ट। इंडियन इंडिगो वॉज बेस्ट। क्या था इंडियन इंडिगो, इंडिया का जो इंडिगो है वो बेस्ट है, किससे, एज कंपेयर टू यूरोप। यूरोप का जो इंडिगो आता था उसका हल्का नीला कलर रहता था, और इंडिया का जो इंडिगो कलर था, इंडियन इंडिगो का, वो डार्क ब्लू कलर आता था, एकदम शाइनी। तो क्या होता था, उस इंडिगो का इस्तेमाल किया जाता था व्हाइट कलर करने में, व्हाइट कलर में शाइन लाने के लिए। तो इसकी इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत थी यूरोप में। और तो हमारे इंडिया के आंध्र प्रदेश में वीवर्स, जो बुनकर थे, जो साड़ी वगैरह बनाते थे, वो लोग कपड़े के ऊपर खास डिजाइन करते थे। इसको क्या बोला था, कलमकारी प्रिंट बोलते थे। क्या बोलते थे इसको, कलमकारी प्रिंट बोलते थे। इस कलमकारी प्रिंट से आंध्र प्रदेश के वीवर्स क्या करते थे, कपड़ा बुनते थे। वीवर जो थे कहाँ के, आंध्र प्रदेश के, वो इस कलमकारी प्रिंट एक टेक्निक है जिसमें कपड़े पर क्या करते हैं, एक लकड़ी का ऐसा डब्बा होता है, उस ऐसा डब्बा होगा, उस डब्बे पे कुछ ऐसा डिजाइन बना दो, उस ऐसा डब्बे को कलर में ऐसा पोत के कपड़े के ऊपर ऐसा ठप्पा मार दो, स्टैम्प जैसा। तो आप देखते हो ना स्टैम्प कैसा करते हैं हम लोग, बिल्कुल ऐसा लिख के आता है, बिल्कुल वैसा ही छप जाता है नीला कलर का, कहाँ पर, कपड़े के ऊपर। तो इसी को कलमकारी प्रिंट बोलते थे, और ये करते थे आंध्र प्रदेश के वीवर्स। उसको इस प्रोसेस को करने के लिए, कलमकारी प्रिंट को करने के लिए क्या चाहिए, इंडिगो। इंडियन इंडिगो ही सबसे बेस्ट होता था, तो इसलिए चाहिए था। तो सारी प्रोसेस चली, तो ये सब हुआ। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिगो का इस्तेमाल किया।
ब्रिटेन में, यूरोप में, पूरे यूरोप में, सिर्फ ब्रिटेन में, ब्रिटिशर्स के देश में नहीं, पूरे यूरोप में क्या हुआ, इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत बढ़ गई। इंडिया का इंडिगो बहुत सही कलर देता है, एकदम शाइन आता है व्हाइट कलर में, वो वीवर्स में उसके क्या करते हैं, कलमकारी प्रिंटिंग करते हैं, तो बहुत डिमांड थी, बहुत महंगा बिकता था इंडियन इंडिगो। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियन को फोर्स किया कि वो इंडिगो उगाए और उस इंडिगो को ब्रिटिशर्स कहाँ ले जाए, अपने यूरोप ले जाए, पूरे यूरोप में बेचे, ब्रिटेन में बेचे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। तो इस तरह से इंडिगो को हथियार बना, वेपन बनाया किसने, ब्रिटिशर्स ने। किसके खिलाफ, इंडियंस के खिलाफ। इंडियंस को कंट्रोल में भी रखा जाएगा, इंडियन से रेवेन्यू भी लिया जाएगा, इंडियन से इंडिगो भी उगा लेंगे, यूरोप के फील्ड्स को, खेतों को, उसकी फर्टिलिटी भी बचा लेंगे, खराब भी नहीं होने देंगे, साथ ही साथ खूब सारा पैसा भी कमा लेंगे इंडियन क्रॉप को यूरोप में बेच के। तो ये प्लान था किसका, ब्रिटिशर्स का। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा 5वां वीडियो लेक्चर रूलिंग द कंट्री साइड का। जी हाँ, आज के वीडियो लेक्चर हमने मुंडो सिस्टम के फेलियर की बात की। हमने साथ साथ इसमें देखा कि हमारे यहाँ जो क्रॉप्स उगाए जा रहे थे यूरोप के लिए ब्रिटिशर्स ने, वो किस तरह से प्लान बनाया। हमने ये भी देखा कि ब्रिटिशर्स ने किस क्रॉप्स को फोर्स किया इंडिया में उगाने के लिए। ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया कि ब्रिटिशर्स क्या कर सकते हैं, इंडियन से ना सिर्फ रेवेन्यू ले सकते हैं बल्कि वो क्रॉप भी ले सकते हैं जो कहाँ चाहिए, ब्रिटेन में चाहिए, यूरोप में चाहिए। और तो और ब्रिटिशर्स ने कुछ खास क्रॉप जैसे कि इंडिगो और ओपियम को हथियार बनाया, वेपन बनाया, इससे उन्होंने डबल प्रॉफिट कमाया, यानी टैक्स भी लिया, रेवेन्यू भी लिया और यूरोप में ले जाकर उसे बेचकर और ज्यादा प्रॉफिट भी कमाया। तो ये सारी चीजें हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर अप की। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से नॉलेज गेन कर पाए। अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए, हम आपको डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इसी तरह देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।